हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज टेस्ट नंबर 10 था, पेपर फर्स्ट पार्ट बी। तो चलिए आज जल्दी से हम आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन था, उनका उत्तर 3 लाइनों में लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था सूक्ष्म तरंगें। पहले के अंतर्गत ए नंबर का क्वेश्चन था सूक्ष्म तरंगें, बी नंबर का क्वेश्चन था सरल, और सी नंबर का क्वेश्चन था रोजर टॉमलिंसन। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने थे। तो 50 शब्दों में मतलब आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 7 से 8 लाइन यूज कर रहे हैं। मैं आपको रोज़ बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखने थे वो थे जीआईएस के लाभ लिखने थे। जीआईएस के लाभ क्या क्या हैं, और अवरक्त तरंगों, ठीक है ना, अवरक्त तरंगों को बताना था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था, वो था हमारा 200 शब्दों में, मतलब कि 11 मार्कर क्वेश्चन था, 200 शब्दों में था, 2 पेज में उसको लिखना था। और उत्तर लेखन को समयानुसार पूर्ण करें, प्रयास करें, पूर्ण करने का प्रयास करें। 25 मिनट में सभी प्रश्न हल हों। तो 25 मिनट में करने थे सारे प्रश्न। रोज़ बताता हूँ आपको, जो लोग 25 मिनट में कर रहे हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। आपको कोशिश यही करनी है कि आपको पहले से सब कुछ डाल दिया था, डाटा डाल दिया था, जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है उससे भी पढ़िएगा। और उसके बाद में याद करने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। आप पूरी की पूरी यूनिट पढ़ लेते हैं, आयोग भी ऐसे ही करता है। हम क्या क्या पढ़ते हैं मेंस के लिए, हम क्या क्या पढ़ते हैं, बाद में पता चला कि जैसे इस बार मध्यकालीन इतिहास को पूछा ही नहीं था उसने, आयोग ने बहुत कम पूछा था। तो इस प्रकार से होता है। तो हमें तैयार रहना है, पूरी यूनिट को याद रखना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए फिर हम आज के मॉडल आंसर को देखते हैं। आज के मॉडल आंसर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली जो हमारा क्वेश्चन था वो था सूक्ष्म तरंगें। तो सूक्ष्म तरंगों को देखिए, सबसे पहले एक तो उसकी डेफिनेशन बता दी कि भाई सूक्ष्म तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं। तो देखो इसमें 10 की घात 10 हर्ट्ज से, ठीक है ना, 10 की घात 8 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तरंगें बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया कि ये क्या होता है, संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं, तो मतलब ये इसका एक क्या हो गया, गुण हो गया। फिर तीसरी लाइन में मैंने क्या बता दिया, इसका उपयोग रडार व दूरसंचार में किया जाता है। बिल्कुल मुझे 3 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से मैं लिखूंगा। मैंने बता दिया सबसे पहले कि सूक्ष्म तरंगें कितने आवृत्ति से कितने आवृत्ति तक की तरंगों को सूक्ष्म तरंगें बोलते हैं। फिर मैंने बता दिया कि ये संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। फिर मैंने बता दिया कि भाई इसका उपयोग कायम होता है, रडार व दूरसंचार में किया जा सकता है। आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं, अपने अनुसार आपको लिखना है। और आप लोग जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको बाकायदा कॉपी चेक हो रही है, आपको बताया जा रहा है कहाँ गलत कर रहे हैं आप, कहाँ सही नहीं कर रहे हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा सरल था। सरल को बताना था कि सरल है क्या। तो ये देखिए सरल। तो देखो पहला लाइन मैंने क्या लिखी है, मैंने लिखा है यह भारत व फ्रांस का एक संयुक्त सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह। भाई एक परियोजना थी, यह एक संयुक्त सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह का निर्माण किया भारत और फ्रांस ने मिलकर। अब इसकी जो नीतिवार होता है, देखो नीतिवार होता है, आपने पढ़ा होगा, जो सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह होते हैं उनमें नीतिवार होता है। इसमें जो नीतिवार थे वो आलगोस तथा अल्टिका थे, ठीक है ना, ये उसके नीतिवार थे। और उपयोग काय का था, समुद्र के अध्ययन में इसका उपयोग किया जा रहा था, समुद्र अध्ययन में इसका उपयोग किया जा रहा था। तो सरल का उपयोग काय में हो रहा था, समुद्र अध्ययन में इसका उपयोग किया जा रहा था। तो ये हमारा सरल हो गया। इसके पश्चात जो सी नंबर का क्वेश्चन था, तो रोजर टॉमलिंसन को लिखना था 3 मार्कर। रोजर टॉमलिंसन कौन है। तो देखिए सीधी सीधी लाइन लिख दी कि प्रसिद्ध अंग्रेजी भूगोलवेत्ता थे, प्रसिद्ध अंग्रेजी भूगोलवेत्ता थे। कनाडा जीआईएस का निर्माण किया 1962 में, और जीआईएस के जनक भी बोलते हैं इनको, बस ख़त्म। ये होगा 3 मार्कर में। आप इनको नेट पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे सर्च करके भी आप देख लो कि और क्या क्या किया, कुछ किया क्या इन्होंने। तो इस प्रकार से इसको करना था। और आपको देखो ये जो यूनिट है ना, ये आनी है सीधी सीधी, जो वाली यूनिट का जो टेस्ट हुआ है ये आनी है सीधी सीधी 30 नंबर की। तो अब देखो आयोग में तो लिखा हुआ है कि भाई 30 नंबर से हम सारी यूनिट से पूछेंगे, लेकिन फिर भी आयोग का कोई भरोसा नहीं किया सकता, क्योंकि उसमें एक नोट भी दिया गया है, आपने पढ़ा हो शायद, क्योंकि आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन और आंसर की, ठीक है ना, उनके नंबर को घटा सकते हैं, उनके क्रम को घटा सकते हैं, या उनकी संख्या को घटाया जा सकता है, ठीक ना। तो उनकी संख्या घटाई जा सकती है आवश्यकता अनुसार। तो ज़रूरी नहीं है भाई पूछ ही लें, फिर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। वो तो हम लोग इस बार देखेंगे कि भाई आयोग ने जो लिखा है वो उस पर कितना अमल करता है आयोग। तो ये सब हमें देखना है।
तो इस प्रकार से हमें पढ़ना जरूरी पड़ गया, सारी यूनिटों को पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें करना है। फिर हम देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जीआईएस का उपयोग क्या क्या में होता है। तो आप जीआईएस के उपयोग आपको लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं भाई क्या क्या में होता है। जीआईएस क्या है भाई, ठीक है ना। तो भू सूचना विज्ञान को जोड़ दिया कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, वो हो गया क्या, जीआईएस हो गया। उसके नाम ही से पता चल रहा, जियोग्राफिकल है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस प्रकार से तो इसका उपयोग दो काय में करेंगे, जनसांख्यिकी परिवर्तन की योजना बनाने, भाई जनसांख्यिकी परिवर्तन की योजना बनाएंगे। समुदाय के भीतर विभिन्न प्रकार के रुझानों का पता लगाने, समुदाय के भीतर जो विभिन्न प्रकार के रुझान है उनका पता लगाने के लिए। बेहतर निर्णय के कारण, लागत बचत, आपातकालीन स्थिति के दौरान बेहतर संचार के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो जाएगा, उनकी जानकारी होगी हमारे पास में। अपराध विज्ञान के मामलों की पहचान करने में मदद करता है, उन समुदायों की पहचान करने में मदद करता है जो जोखिम में है। तो ये सब जीआईएस के माध्यम से कर सकते हो। तो इन सारे को आपको लिख देना, आपको अपने अनुसार 5 से 6 लाइन में लिखना है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ तक लिख दो या कुछ भी इस प्रकार से, और आप थोड़ा क्रिएटिव करके भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी बनाया करें, ठीक है ना। इस तरीके से ये बना दो, ये ऐसा बना के ऐसे बना के लिख दो, ठीक है ना। ये चलता है, थोड़ा देखने में अच्छा लग जाता है, ठीक है ना। आप चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते, एक लाइन ऐसी बना दो और फिर एक ऐसा पॉइंट लगा के, ऐसा पॉइंट ऐसे करके लिख दो, ठीक है ना। कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि वो ऐसा डिब्बा सा बना देते हैं, फिर ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, ये भी आप कर सकते हैं। ये 5 मार्कर हम बिल्कुल कर सकते हैं, करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो अवरक्त तरंगों को बताना था। अवरक्त तरंगें क्या कहलाती है। सबसे पहले देखो मैंने डेफिनेशन बता दी एक लाइन में कि भाई 10 की घात 12 हर्ट्ज से 10 की घात 10 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली, ठीक है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 10 की घात 12 हर्ट्ज से 10 की घात 10 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। तो आवृत्ति वाली तरंगों को अवरक्त तरंगे कहते हैं। खोजकर्ता बता दिया मैंने, विलियम हर्शेल हैं। फिर मैंने इसे गुण बता दिए कि भाई इनके गुण कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो गुण में आप 2-3 लिख देना, 5 से 6 लाइन में लिखना है। मैं ज़्यादा देखो इसमें इसलिए लिख रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आए, आपको समझ में आए कि भाई, और आपके पास में मतलब चीज़ें रहें, आपको पता चलता रहे। तो इस प्रकार से ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं करती। ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य होने का इनकी प्रकीर्णन कम होता है। अधिक दूरी तक गमन करती है, प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है ना। फैलती कम है, ये प्रकीर्णन मतलब फैलती कम है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, अधिक दूरी तक गमन करती हैं। और उपयोग, इसका उपयोग भी लिख दिया मैंने अवरक्त तरंगों का कि भाई अंधेरे में फोटोग्राफी करने में उपयोग किया जाता है। पौधा घर जो होते हैं ना, ग्रीन हाउस जो होते हैं, पौधों को गर्म रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों, वो अवरक्त दो जो प्रकाश आता है वो अवरक्त किरणें ही तो होती हैं। वो प्रकाश जब आता है, पृथ्वी उसको सोख लेती है, जब वो रिफ्लेक्ट करती है पृथ्वी वापस, तो उनको क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। वो अवरक्त किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन वो अवरक्त किरणें जो ग्रीन हाउस में जो कांच की दीवार बनी रहती है, कांच से ढका रहता है, उनके कारण वो जा नहीं पाती वापस, वो अंदर ही अंदर रह जाती है। इस प्रकार से जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें ग्रीन हाउस के अंदर वातावरण गर्म रहता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। फिर कोहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये हो गई क्या, अवरक्त तरंगें हो गई। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 3 था, जो 11 मार्कर का था, 2 पेज में इसको लिखना था। तो हम प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या था कि सुदूर संवेदन क्या है। इसमें बताना था कि सुदूर संवेदन क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रहों के प्रकार बताने थे। तो वही सुदूर संवेदन क्या है और सुदूर संवेदी उपग्रहों के प्रकार बताने थे। तो इसको क्वेश्चन को हम लोगों ने किस प्रकार से किया, हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको समझाने के लिए बनाया गया, इस मैप को आपको डेफिनेशन के नीचे, जो डेफिनेशन लिखी ना, इसके नीचे लिख देना। ये इसके नीचे आप मैप बना सकते 11 मार्कर में, ठीक है ना। तो सुदूर प्लस संवेदन, सुदूर का मतलब है दूर स्थित, संवेदन, ठीक है ना, डेटा को प्राप्त करना। सुदूर को रिमोट बोलते हैं इंग्लिश में, संवेदन को बोलते हैं सेंसिंग। सेंसिंग आप समझ रहे होंगे, किसी चीज़ को सेंस करना, ठीक है ना। और जो सुदूर को इंग्लिश में रिमोट बोलते हैं। रिमोट का मतलब होता है टीवी वाला रिमोट नहीं, रिमोट का मतलब होता है दूर वाली चीज़ें। तो इस प्रकार से, ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया जी, ठीक। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन कैसी लिख दी। किसी वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आए बिना जानकारी प्राप्त करना शुरू संवेदन कहलाता है। भाई किसी वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आप आए नहीं और जानकारी प्राप्त कर ली, उसको बोलते शुरू संवेदन। इसके अंतर्गत वस्तु के भौतिक और रासायनिक गुण का पता लगाया जाता है तथा यह अवरक्त किरणों के सिद्धांत पर कार्य करता है। अवरक्त किरणों का यूज होता है, ठीक है ना। और भाई इसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक गुणों का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से करना है। फिर देख लो सुदूर संवेदी उपग्रह के प्रकार। सुदूर संवेदी उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, निष्क्रिय, सक्रिय।
फिर दोनों की परिभाषा लिख देंगे हम निष्क्रिय और सक्रिय की। तो वे उपग्रह, निष्क्रिय उपग्रह में लिख रहे हैं हम लोग, वे उपग्रह जो संवेदन हेतु सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह कहलाते हैं। अवरक्त प्रकाश के उपयोग के कारण यह केवल दिन में संकेत उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना, तो केवल ये दिन में क्या कहते हैं, संकेत उपलब्ध कराते हैं। फिर बता दिया निष्क्रिय, भाई ये निष्क्रिय को बता दिया कि भाई सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, रात में भाई नहीं कर पाते काम। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फिर बता दिया भाई कि भाई कौन कौन से उनके उदाहरण बता दिए। उदाहरण को आपको एक एक दो लाइनों में लिख देना है, मैंने आपको क्या कहते हैं डाटा देने के लिए लिखा दिया। कार्टोसैट को लिख देना आप, आई ऑन द स्काई बोलते हैं उसको, यह एक निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह है। तो कोई भी कार्टोसैट वगैरह, रिसोर्स सेट वगैरह ये सब याद कर लेना आप, और ये याद कर लेना कि भाई ये निष्क्रिय है कि सक्रिय है। ठीक ना, और जब भी ये 3 मार्क में आया तो आपको शुरुआत ऐसी करनी है कि यह एक निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह। जो कार्टोसैट है वो पर्टिकुलर 3 मार्कर में पूछ सकता है, 3 मार्कर में पूछ लेगा वो, तो इस प्रकार से। तो यह एक निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह है। यह भारत की स्वदेशी उपग्रहों की श्रृंखला है जिसके अभी तक कुल 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसका मुख्य उपयोग मानचित्रण तथा नागर उपयोग में किया जाता है। रिसोर्स सेट को बता दिया मैंने, रिसोर्स सेट यह भी एक सूर्य संवेदी उपग्रह है। इसका उपयोग कृषि, जल, भूमि संसाधन तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों के आंकड़े प्रदर्शित करने में किया जाता है। ओशियन सेट को बता दिया, तो ओशियन सेट को देखो, ये ओशियन सेट ये लिखा है, यह भी एक निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह है। इसका उपयोग समुद्र के चित्रण व सर्वेक्षण में होता है। तो ये पर्टिकुलर 3 मार्कर में पूछा। स्कैट सेट बता दिया मैंने, स्कैट सेट, यह भी एक सूर्य संवेदी उपग्रह है। इसका उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने, चक्रवात का पता लगाने में होता है। फिर सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह आ गए। फिर तो वे उपग्रह जो संवेदन हेतु सूक्ष्म तरंगों का निर्भर होते हैं, ये वही इनमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म तरंग जो होती है उनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। सूक्ष्म तरंग जो होती है उनकी वेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण वह क्या करती हैं, दिन व रात दोनों में संकेत उपलब्ध कराती हैं। ठीक, अब बता दिए कि भाई सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह कौन से, सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह कौन से जो सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं। रीसेट बता दिया, पहला रीसेट क्या है, रीसेट के नाम लिख दिया, मतलब ये इसके अंतर्गत ही आप समझ होंगे। सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह के कुछ उदाहरण बता दिए। तो रीसेट हो गया, इसका उपयोग मुख्य रूप से खरीफ फसलों के मूल्यांकन, बाढ़ क्षति के मूल्यांकन तथा आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाता है। इसके द्वारा समवर्ती क्षेत्रों की निगरानी भी की जा सकती है। तो ये हो गया। ठीक है ना, एक लाइन आपको पता रहना, जैसे ये 3 मार्कर में रीसेट आ गया तो पहली लाइन आपको यही लिखनी है। 3 मार्कर में यदि रीसेट आता है तो पहली लाइन आप लिखेंगे कि यह एक सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह है। उसके बाद में उपयोग डाल के 2 उपयोग लिख दो, बात खत्म। तो इस प्रकार से आपका 3 मार्क हो जाए। मेगाट्रॉपिक्स, यह एक सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह जो भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। मेगाट्रॉपिक्स उपयोग बता दिया मेगाट्रॉपिक्स का कि भाई ये समुद्री अध्ययन में, तटीय क्षेत्रों की निगरानी में किया जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एक 2 लाइनों में लिखना है इन सबको। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। IMS बता दिया भारत का पहला मिनी उपग्रह है, IMS-1। आदित्य को बता दिया कि भाई सूर्य के अवलोकन से संबंधित आंकड़े व चित्र प्राप्त करना आदित्य का काम करता है। आदित्य आ जाए, आदित्य-1 यदि आ गया 3 मार्कर में तो लिख देना भाई यह एक सूर्य संवेदी उपग्रह है। सूर्य के अवलोकन से संबंधित आंकड़े व चित्र प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। बात खत्म, 3 मार्कर हो गया। तो इस प्रकार से ये करना था क्वेश्चन। ये हमारा 11 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको इसी प्रकार से करना है, हल्का सा इंट्रो देना है। ज्योग्राफी हो गई और साइंस हो गई, इसमें कंक्लूजन की जो बात आती है, कंक्लूजन कुछ तक खास कंक्लूजन लिखने का वो नहीं रहता चलन। फिर भी हम कोशिश करते हैं जहाँ जो उनसे कंक्लूजन बनते हैं उनको कंक्लूजन में हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसमें भी एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई इस प्रकार सूर्य संवेदन के माध्यम से, ठीक है ना, दूरस्थ पिंडों का अध्ययन कर सकते हैं, या पृथ्वी के दुर्गम, ठीक है, क्षेत्रों का अवलोकन कर सकते हैं। सूर्य संवेदन तो भाई वहाँ पे भी स्पेस में भी यूज किया था। जैसे अपन ने मंगलयान भेजा, अब मंगलयान क्या कर रहा है, मंगलयान अपन ने भेज दिया। मंगलयान क्या था, एक ऑर्बिटर मिशन था, ऑर्बिटर मिशन था मंगलयान। मंगल पे गया और मंगल की ऑर्बिट में वो चक्कर लगाने लगा। अब उसमें क्या लगा, यही सब तो लगे हैं, कैमरे लगे हैं सेंसिंग करने के लिए, रडार लगे हैं, सेंस कर रहा है वो मंगल की सतह को, क्या कर रहा है, दूर से सेंस कर रहा है। अपन ने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान में भी एक ऑर्बिट गया ना, ऑर्बिट, और एक था वो जो ऑर्बिट में क्या कहते हैं वो हो गया, ऑर्बिट में घूमने लगा। दूसरा जब हमारा वो नीचे गिरा, वो रोवर गिरा, तो उससे कनेक्शन हमारा टूट गया। लेकिन जो ऑर्बिटर था वो तो ऑर्बिट कर ही रहा ना, तो उस वो ऑर्बिटर क्या कर रहा, वो सेंसिंग ही कर रहा, उसको रिमोट सेंसिंग ही बोलते हैं। तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भाई सूर्य संवेदन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य संवेदन, इस प्रकार नहीं कहना क्योंकि आप इसके हिसाब से नहीं लिख रहे, आपको जो कंक्लूजन लिखना है आपको इस प्रकार लिख देना है कि अतः सूर्य संवेदन एक महत्वपूर्ण तकनीक है।
ठीक है। अतः शुरू संवेदन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। जो लोग भी लिख रहे हो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अतः शुरू संवेदन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने पृथ्वी के, ठीक ना, दुर्गम क्षेत्रों का अवलोकन को सरल किया है, या पृथ्वी के दुर्गम क्षेत्रों के अध्ययन को सरल किया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक निष्कर्ष हो जाएगा। जो लोग भी लिख रहे हो तो भाई अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस प्रकार शुरू संवेदन, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने पृथ्वी के दुर्गम क्षेत्रों का अवलोकन या अध्ययन को सरल बना दिया है। तो इस प्रकार से ये शुरू संवेदन हो गया। तो शुरू संवेदन ये खत्म हो गया शुरू संवेदन। तो इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है ना। अब 5 मार्कर में देखो निष्कर्ष की कोई बात ही नहीं निकल रही है। अब देखो जब हम लोग 6 मार्कर लिखते थे 2019 में, तो उसमें हम क्या करते थे, निष्कर्ष, एक लाइन का निष्कर्ष लिखते थे, एक लाइन का लास्ट में लिख देते थे कंक्लूजन। हमारे पास जो 15 मार्कर आता था 2019 में, तो उसमें क्या करते थे, 2 से 3 लाइन का कम से कम लिखते थे, इंट्रो लिख देते थे। कई बार 5 लाइनों का भी इंट्रो लिखना पड़ता था। जब कोई भी संघ, जैसे WHO आ जाता था, मान लो WHO के कार्य बताइए और WHO के संगठन को बताइए। तब WHO का जब संगठन लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे, WHO का संगठन व कार्य कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले WHO को बताओगे ना यार, आधे पेज में तो WHO बताओगे, फिर WHO का संगठन बताओगे, WHO के कुछ कार्यक्रम बताओगे, फिर WHO के लास्ट में कार्य बताओगे, फिर निष्कर्ष बताना पड़ेगा WHO का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि WHO एक अपने आप में, ठीक है ना, बहुत बड़ा वो है। तो उपलब्धि उसकी बताएंगे, भाई विभिन्न सारी वैक्सीनों का वो किया। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो इसमें भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। मैंने आपको निष्कर्ष बता दिया किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। 5 मार्कर निष्कर्ष का काम खत्म हो गया है। इंट्रो का भी काम खत्म है। वो तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि भाई एक लाइन का इतना लिख सकते हैं हम, कि जैसे मध्य प्रदेश में आए कि प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करो, मध्य प्रदेश में आया प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करो, तो इतना लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में 1% इतना है। उसके बाद लिख दो जस्ट वर्गीकरण, और वर्गीकरण के सामने इसे लिख मारो। तो 5 मार्कर में आप इतना ही कर सकते, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।